बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Dear parents and students, अस्सलामु अलैकुम। स्टूडेंट्स, आज हम वर्क फॉर डे 4 से अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे, विच इज बेसिस ऑफ हेरिडिटी। स्टूडेंट्स, वर्क फॉर डे 3 में हमने बेसिस ऑफ हेरिडिटी में जो हमारे टॉपिक्स थे लाइक डीएनए, जीन्स एंड क्रोमोसोम्स, इनको समझ लिया था। अब स्टूडेंट्स हम इनकी रीडिंग करेंगे और एक्सरसाइज के जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनको मार्क करेंगे। तो स्टूडेंट्स, पेज नंबर 23 में बेसिस ऑफ हेरिडिटी का फर्स्ट पैराग्राफ है जो कि एक्चुअल में जीन्स से रिलेटेड है। जीन्स क्या है ये आपको मैंने एक्सप्लेनेशन से बताया। अब पहले इसकी डेफिनेशन लगा लीजिए। द बेसिक फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी इज कॉल्ड जीन। यानी आपके पास आप कह लीजिए हेरिडिटी का जो यूनिट है इट इज कॉल्ड जीन। ठीक है, और आपको याद होगा कि हमने जीन्स के बारे में पीछे डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में कि जीन्स 4 तरह के हैं, एडिनाइन, थायामीन, ग्वानिन एंड साइटोसिन। तो स्टूडेंट्स, ये जो मैंने आपको फर्स्ट लाइन मार्क करवाई एक्चुअल में ये एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं एक्सरसाइज में पेज नंबर 30 पे 2.3 जो गिव शॉर्ट आंसर्स हैं उसमें क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज जीन। तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएगा। अच्छा जी, आगे चलते हैं। Genes act as instructions to make molecules called protein। यानी जीन्स को इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि उन्होंने क्या चीज बनानी है, प्रोटीन। क्या बनानी है, प्रोटीन। एंड प्रोटीन जो है वो इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं। जीन्स अकर इन पेयर्स। जीन्स हमेशा किस में रहते हैं, पेयर्स में रहते हैं। लाइक अगर देखा जाए तो एडिनाइन है, ए से उसे रिप्रेजेंट किया जाता है, थायामीन को टी से, ग्वानिन को जी से, साइटोसिन को सी से। ये हमारे पास स्टूडेंट जीन्स हैं। ठीक है, इनके दरमियान डबल और इनके दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये आप देख सकते हैं, हमेशा आपको ये नजर आ रहा है ये इन पेयर्स हैं, यानी पेयर्स की फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, एवरी हेरिडेटरी कैरेक्टर इन एन ऑर्गेनिज्म, कि एक ऑर्गेनिज्म में जो भी हेरिडेटरी कैरेक्टर है, ठीक है, दैट इज टॉलनेस यानी उसकी ऊंचाई, लंबे होना, ड्वार्फनेस, ड्वार्फनेस का मतलब बौनापन यानी कद छोटा रह जाना, आई कलर, आंखों का कलर, फ्री एयर लॉब, अटैच एयर लॉब एटसेट्रा। फ्री एयर लॉब एंड अटैच एयर लॉब्स यानी इनका या तो एयर लॉब्स का अटैच होना या अलग होना, डी अटैच होना, इज कंट्रोल्ड बाय अ पेयर ऑफ जीन्स। इनको, इन सारे कैरेक्टर्स को कौन कंट्रोल करते हैं, यही पेयर्स होते हैं जीन्स के। अब ये बनते कैसे हैं जी, वन मेंबर ऑफ अ जीन पेयर कम्स फ्रॉम मेल पेरेंट, यानी एक जो पेयर है, पेयर में से आप कह लीजिए जो जीन है वो मेल पेरेंट से आता है, while the other comes from female parent that is mother, और दूसरा जो है वो दूसरे पेरेंट से आता है यानी मदर से, फीमेल से। यानी आप यूं कह लीजिए जीन में 50% रोल जो है वो मेल एंड 50% जो है वो फीमेल प्ले करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ा एक्चुअल में ये लॉन्ग क्वेश्चन है। आप पेज नंबर 30 पर आइए, क्वेश्चन है 2.8। उसमें फर्स्ट
ए बी सी ऑप्शंस हैं, अगर आप उसमें सी ऑप्शन देखें तो ये एक्चुअल में वो लॉन्ग क्वेश्चन है, आपको आएगा राइट अ नोट ऑन जीन्स। ठीक है, चलिए वापस आ जाइए सेकंड पैराग्राफ। अब क्या पूछते हैं जी, वेयर आर जीन्स फाउंड फिजिकली, कि फिजिकली तौर पे जीन्स पढ़े कहां होते हैं। आपको याद होगा कि हमने एक्चुअल में पीछे इस तरह का एक स्ट्रक्चर कई मरतबा ड्रॉ किया है। दिस इज एक्चुअली द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ठीक है, ये एक रफ सा स्ट्रक्चर है डीएनए का, और आपको याद होगा कि इस डीएनए के अंदर ही हम ये देखते हैं कि इसमें क्या पड़े हुए हैं, जीन्स, एटीजीसी। ठीक है, हम इनको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, फिर इनके दरमियान बॉन्डिंग नेचर होती है जो इनको एक दूसरे के साथ अटैच करके रखती है। ठीक है, अब ये जो सारे आपके अंदर नजर आ रहे हैं ये एक्चुअली सारे क्या हैं, जीन्स, लेकिन इनकी लोकेशन कहां पे है, ये एक्चुअल में पड़े कहां पर हुए हैं, ये बेसिकली कहां पड़े हुए हैं, डीएनए में। ठीक है, तो इसीलिए आगे लिखा गया कि जीन्स आर द सेक्शंस ऑफ डीएनए, यानी ये डीएनए के सेक्शंस हैं, पोर्शंस पे पड़े होते हैं, जिसको हम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं, और ये मॉलिक्यूल है, एंड आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स, और ये क्रोमोसोम्स के ऊपर पड़े होते हैं। यानी आप कह लीजिए सबसे पहले जीन्स है, जीन्स की लोकेशन डीएनए में है, और डीएनए की लोकेशन कहां पे है, क्रोमोसोम्स में। एज डिफरेंट सेक्शंस ऑफ डीएनए, जो डिफरेंट हिस्से हैं, सेक्शंस हैं डीएनए के, आर अ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी जीन्स की बात कर रहा है कि इनमें इंफॉर्मेशन होती है, रॉ डेटा होता है, किसके लिए जी, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स, ताकि मुख्तलिफ कैरेक्टर्स को डेवलप किया जा सके इन एन ऑर्गेनिज्म, एक जानदार में। वो डिफरेंट कैरेक्टर कौन से हैं वो हमने ऊपर देखे, लाइक टॉलनेस, ड्वार्फनेस, आई कलर, हेयर कलर एटसेट्रा। डीएनए इज कॉल्ड हेरिडेटरी मटेरियल, डीएनए भी हेरिडेटरी मटेरियल है, लाइक जिस तरह जीन्स हैं। क्यों? क्योंकि डीएनए के इनसाइड ही जीन्स पाए जाते हैं। डीएनए एंड प्रोटीन आर द कंपोनेंट्स ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी अब जो क्रोमोसोम्स बनते हैं वो किन दो कंपोनेंट्स की बेस पे बनते हैं, एक तो डीएनए है और उस डीएनए के साथ कुछ क्या मौजूद होती है, प्रोटीन। तो अगर रॉ सी डायग्राम बनाई जाए तो ये फॉर एग्जांपल हमारे पास सेल है, सेल में ये न्यूक्लियस है, और इसके अंदर कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर में हम क्रोमोसोम्स दिखाते हैं। तो ये क्रोमोसोम्स जो हैं ये एक्चुअली बेसिकली दो कंपोनेंट से मिलकर बनते हैं। फर्स्ट इज द डीएनए प्लस सेकंड इज द प्रोटीन्स। एक से ज्यादा प्रोटीन्स हैं जिसकी बेस पे ये स्ट्रक्चर बन जाता है क्रोमोसोम्स का। ठीक है, और वो कौन सी प्रोटीन्स हैं वो आप अपने नेक्स्ट सेशन में जब आप अपर क्लासेस में जाएंगे आप वहां पे पढ़ेंगे। चलिए, ये सेकंड पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन जो अभी पढ़ी हमने, वेयर आर जीन्स फाउंड फिजिकली, आप ये लाइन छोड़ देंगे। इसके अलावा बाकी जो पैराग्राफ है, जीन्स आर द सेक्शन ऑफ डीएनए, यहां से लेके सेकंड पैराग्राफ कंप्लीट, ये आप स्टूडेंट्स याद करेंगे। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन 2.8 का कह लीजिए ए पार्ट है डीएनए। अब बी पार्ट रह गया, अब सिर्फ हम उसकी डिस्कशन करने जा रहे हैं, यानी क्रोमोसोम्स की। तो क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। थ्रेड किसको कहते हैं स्टूडेंट्स? धागे को कहते हैं। फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, और ये कहां पाए जाते हैं? सेल के न्यूक्लियस में। तो मैंने यही आपको दिखाने की कोशिश की, ये सेल है और ये सेल का क्या है जी? न्यूक्लियस, और इसी न्यूक्लियस में क्या पाए जा रहे हैं? आपको नजर आ रहे हैं क्रोमोसोम्स। ठीक हो गया जी, ये इनकी लोकेशन हो गई। They appear as distinct structures. Distinct का मतलब different. Structures यानी साख्तों में only during cell division. यानी जब सेल डिवीजन हो रही होती है उसी के दौरानिया में ये different structures दिखाते हैं। A typical chromosomes consist of two arms. एक जो टिपिकल क्रोमोसोम्स है जिसकी हम बात करते हैं उसकी दो आर्म्स हैं, एक आपको ये नजर आ रही है, एक आपको ये नजर आ रही है। ठीक है, called chromatids which are attached to the same part
कॉल्ड सेंट्रोमियर। यानी अगर आप ये कह लीजिए एक क्रोमोसोम ये है और एक ये है, तो इन दोनों में एक ही जगह से सेम पार्ट से अटैच होना है। तो जो इनकी अटैचमेंट होती है वो बिल्कुल सेंटर वाला हिस्सा ही आपको नजर आ रहा है, मैंने हाईलाइट किया है। इसी सेंटर वाले हिस्से को क्या नाम दिया जाता है? सेंट्रोमियर। क्या नाम दिया जाता है? सेंट्रोमियर, जहां से ये अटैच है। अच्छा जी, सेंट्रोमियर तक स्टूडेंट्स मार्क कर लें, और ये 2.8 लॉन्ग क्वेश्चन का जो बी पार्ट है क्रोमोसोम्स का, ये वो आपका कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट लाइन में उन्होंने कहा कि आइए हम आपको रिलेशनशिप दिखाते हैं न्यूक्लियस का, क्रोमोसोम्स का, डीएनए का, जीन्स का। तो वो अगले पेज पे उन्होंने एक छोटी सी डायग्राम बनाई हुई है। अच्छा जी, इस डायग्राम के बाद वाला जो पैराग्राफ है स्टूडेंट्स, वो पैराग्राफ को जो समझाने का कॉन्सेप्ट है, मतलब समझाना है उसका, तो उसमें क्या लिखा हुआ है वो वर्क फॉर डे 1 एंड 2 में प्रॉपरली मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो अभी हम इसकी रीडिंग करेंगे और साथ साथ इसको फिर भी थोड़ा सा कह लीजिए समझने की कोशिश करेंगे। The number of chromosomes is constant for every kind of species या every kind of organisms, यानी हर स्पीसी में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कांस्टेंट होते हैं। लाइक हम ह्यूमंस हैं, तो अगर मैं इंसान हूं या आप हैं या हमारे अलावा कोई भी इस दुनिया में ह्यूमन है, तो उसके क्रोमोसोम्स कांस्टेंट ही होंगे, सेम ही होंगे, विच इज 46। ठीक है, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, लेकिन शर्त क्या है कि ह्यूमन होना चाहिए। इसी तरह दुनिया के जितने मंकीज हैं उनके क्रोमोसोम्स कितने होते हैं जी? 48 होते हैं। ये कांस्टेंट है हर स्पीसी के लिए। इन जनरल बॉडी सेल, जनरल बॉडी सेल्स को हमने क्या पढ़ा था? सोमैटिक सेल्स। क्रोमोसोम्स जो हैं अकर इन पेयर्स, हमेशा पेयर में रहते हैं, बट लेकिन द गैमीट्स, गैमीट्स क्या होता है स्टूडेंट? स्पर्म और एग, इनकी जब बात की जाती है तो गैमीट्स कहा जाता है। और स्पोर्स, यानी अगर प्लांट्स की बात की जाए तो उसमें जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है इट इज स्पोर्स, विच आर फाउंड बाय मियोसिस। क्योंकि सोमैटिक सेल में हमने पढ़ा था माइटोसिस होती है, तो माइटोसिस होने की वजह से नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम रहते हैं, लेकिन क्योंकि यहां पर गैमीट्स में मियोसिस हो रही है तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस टू हाफ, यानी हाफ हो जाएंगे। तो इसमें लिखा हुआ जी कि कंटेन 1 मेंबर ऑफ ईच क्रोमोसोम पेयर, यानी एक एक पेयर हर पेरेंट से आएगा, मेल पेरेंट से एंड फीमेल। तो आगे उन्होंने यही बताया कि फॉर एग्जांपल इन मैन, अगर इंसान की बात की जाए तो एवरी सोमैटिक सेल, जितनी भी सोमैटिक सेल हैं हमारे, उनमें 46 क्रोमोसोम्स इन द फॉर्म ऑफ 23 पेयर्स, एंड एवरी स्पर्म और एग सेल हैव 23 क्रोमोसोम्स, यानी वहां पे 23 पेयर्स पड़े होंगे जो सोमैटिक सेल है। 23 पेयर्स का मतलब कि उनको 2 से मल्टीप्लाई करें तो 46 क्रोमोसोम्स के नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम रहते हैं, लेकिन मियोसिस में वो क्या हो जाते हैं? रिड्यूस टू हाफ, वो 23 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। ठीक है जी, अच्छा जी, तो ये तो स्टूडेंट्स एक अच्छा कॉन्सेप्ट था, इसको आपने देखा कि हमने गौर से सुना। इसके साथ साथ आपने देखा कि हमने इसमें डीएनए, क्रोमोसोम्स एंड जीन्स, इसका जो है क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया। इसके बाद स्टूडेंट्स आपको नीचे फॉर योर इंफॉर्मेशन में नजर आ रहा होगा कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स लिखे हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। लाइक मैन में 46 हैं, आपको अभी बताया गया। मंकीज में 48 होते हैं, कैट में 30 हैं यानी 30। ठीक है, मेज इसमें 20 है। ठीक है जी, अनियन यानी प्याज इसमें 16 है, पी में 14 है, यानी वो क्रोमोसोम्स हैं जो कि कांस्टेंट हैं। अब दुनिया में कोई भी अगर कैट है तो उसमें नंबर क्रोमोसोम्स कितने होंगे? 30 होंगे। ठीक है, नीचे मिनी एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स, उन्होंने आपसे एक राइट साइड पे अगर आप देखें तो डायग्राम बनाई है, लिखा हुआ जी ड्रोसोफिला मेलोंगेस्टर। ठीक है, ये फ्लाई का साइंटिफिक नेम है। उन्होंने दोनों डायग्राम्स बनाई, एक तरफ एडल्ट फ्लाई है मेल और एक तरफ एडल्ट फीमेल फ्लाई है।
पहला क्वेश्चन है जी, व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन अ सोमैटिक सेल ऑफ ड्रोसोफिला, यानी इनके जो सोमैटिक सेल हैं, जनरल बॉडी सेल हैं, उनमें कितनी क्रोमोसोम्स हैं। फिर सेकंड उन्होंने पूछा है जी, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द गैमीट्स ऑफ ड्रोसोफिला, कि उनके जो गैमीट्स हैं यानी स्पर्म और एग, उनमें कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। तो ये स्टूडेंट्स एक कह लीजिए मिनी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, जो कि एक एमसीक्यूज भी बन सकता है। तो ये आपने स्टूडेंट्स इंटरनेट से, गूगल से सर्च करना है और आपने सोमैटिक सेल एज वेल एज गैमीट्स ऑफ ड्रोसोफिला मेलनगेस्टर आपने वो स्टूडेंट्स राइट करने हैं यहां पे, ठीक है। तो ये एक छोटी सी मिनी एक्सरसाइज के साथ स्टूडेंट्स हमारा आज का जो वर्क फॉर डे 4 है वो यहां तक कंप्लीट होता है। मैं आपको फिर एक बात रिकॉल करवा दूं कि आज हमने 3 लॉन्ग क्वेश्चंस उनको रीड किया, उनको दोबारा थोड़ा थोड़ा उनके जो कह लीजिए नोक पलक है उसको समझा, और हमने साथ उन क्वेश्चंस की मार्किंग की, जो कि एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2.8 बनता है। उसके साथ स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे फॉर योर इंफॉर्मेशन में एमसीक्यूज देखे कि हाउ मेनी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन मैन, ठीक है। आपने वो देखे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने मैन में है, यानी इंसान में, मंकीज में, एटसेट्रा। इसके बाद स्टूडेंट्स हमने एक मिनी एक्सरसाइज की। मिनी एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद आप पेज नंबर 30 पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2.9, ठीक है। उसमें उन्होंने कहा जी, आइडेंटिफाई एंड लेबल द फॉलोइंग डायग्राम, कि आपने इसकी लेबलिंग करनी है और आइडेंटिफाई करना है। तो आप देख सकते हैं 3 मार्क्स किए गए, 3 लाइंस हैं। पहली में स्टूडेंट्स आप उसको क्रोमाटिड्स लिखेंगे, ये देख रहे हैं क्रोमाटिड्स, जो उसकी आर्म्स हैं उन्हें क्या कहते हैं, क्रोमाटिड्स। सेंटर वाले पार्ट को क्या कहेंगे, सेंट्रोमियर। ये 2 चीजें तो आप लिख लीजिए, ठीक है। फिर लेफ्ट साइड पे जो लाइन आपको लॉन्ग सी लगी नजर आ रही है, वहां पे आपने लिखना है कि ये किस चीज की डायग्राम है। तो आप लिखेंगे जी क्रोमोसोम्स। क्या लिखेंगे, क्रोमोसोम्स। तो इस तरह स्टूडेंट्स ये हमारा एक्सरसाइज का आप कह लीजिए कि आज कंप्लीट हुआ है क्वेश्चन नंबर 2.8 एंड 2.9, और इसी के साथ स्टूडेंट्स आज हमारा वर्क फॉर डे 4 यहां तक कंप्लीट होता है। सो आप इस वीडियो को अच्छी तरह देखिए, सही तरह मार्किंग करिए और क्वेश्चन आंसर्स को याद करिए। थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज हम वर्क फॉर डे 5 से अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे, विच इज द वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, जो कि आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 25 पे ये टॉपिक मेंशन किया गया। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में बेसिस ऑफ हेरिडिटी का टॉपिक कंप्लीट किया था, और उसमें स्टूडेंट्स हमने डीएनए, जीन्स एंड क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ा था। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको ये बताया गया कि आज का टॉपिक आपके पास जो है, जिसकी आज हमने डिस्कशन करनी है, इट इज जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक मॉडल, ठीक है जी। इसके बारे में कुछ मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी आपको बताया हुआ है डीएनए मॉडल के बारे में, तो इधर कुछ ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं दी गई। थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक है ये समझने के लिए, जिसकी अब हम बात करने जा रहे हैं। तो पहले तो स्टूडेंट्स मैं आपको ये बता दूं कि जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ये 2 साइंटिस्ट हैं, ठीक है। इन्होंने 1953 में ये मॉडल ऑफ डीएनए प्रेजेंट किया था, ठीक है, ये प्रपोज किया था, यानी 1953 में ये मॉडल हमारे तक आ गया था। इस मॉडल में स्टूडेंट्स जो बात स्टार्ट होती है
वो वर्ड न्यूक्लियोटाइड से है। तो पहले ये वाला पॉइंट आप जरूर समझिए कि ईच डीएनए मॉलिक्यूल, के हर जो डीएनए मॉलिक्यूल है इज मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल यूनिट्स। तो वो हजारों छोटे जो यूनिट्स हैं, स्मॉल मीन्स छोटे यूनिट से मिलकर बनते हैं, एंड इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स। और इनको हम क्या नाम देते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स। इट मीन्स दैट कि जो डीएनए मॉलिक्यूल हमारे पास होगा, कैसा डीएनए मॉलिक्यूल? ये आपके पास एक डीएनए मॉलिक्यूल है। ये डीएनए मॉलिक्यूल किससे मिलकर बना हुआ है जी? थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल यूनिट्स, छोटे छोटे हजारों यूनिट से मिलकर, जिसको एक्चुअल में हम क्या नाम देते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स। यहां पे स्टूडेंट्स एक चीज ऐड करूंगा मैं कि न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं। एक्चुअल में न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं ये 3 चीजों के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, ठीक है। द फर्स्ट वन इज पेंटोस शुगर, ठीक है। पेंटोस वर्ड पेंट से आया और पेंट का मतलब होता है 5। पेंटोस शुगर मतलब 5 कार्बन से, ठीक है। फिर एक वर्ड दूसरा जो इसके अंदर एडिशन है, दूसरी एडिशन है नाइट्रोजीनस बेस का, ठीक है। और तीसरा हमारे पास आ जाता है स्टूडेंट्स फॉस्फेट ग्रुप। यानी ये जो मैंने आपके सामने न्यूक्लियोटाइड्स की बात आपके सामने रखी कि न्यूक्लियोटाइड्स जो है ये एक्चुअल में इसके 3 यूनिट्स होते हैं जो इससे न्यूक्लियोटाइड खुद बनते हैं, लाइक पेंटोस शुगर 5 कार्बन वाली शुगर, नाइट्रोजीनस बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप। ये स्टूडेंट्स आपकी बुक में नहीं है, ये एक इंफॉर्मेशन है कि आपको अंदाजा होना चाहिए कि न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं। जब न्यूक्लियोटाइड्स के स्ट्रक्चर को ओपन करके देखा जाता है तो उसमें पेंटोस शुगर, नाइट्रोजीनस बेस और फॉस्फेट ग्रुप एक्चुअल में ये ही न्यूक्लियोटाइड्स के यूनिट्स हैं और ये न्यूक्लियोटाइड्स को बनाते हैं, जो कि हमें डीएनए के स्ट्रक्चर में प्रॉपरली नजर आते हैं, ठीक है जी। तो ये स्टूडेंट्स हमारे सामने डीएनए का स्ट्रक्चर है, इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है, जैसा कि आपको पहले बताया। और डीएनए के अंदर जो आपको नजर आ रहे हैं ये एक्चुअल में जीन्स हैं। क्या हैं? जीन्स, जिनको हमने पहले भी डिस्कस किया, लाइक एडेनाइन, थायमीन या थायमाइन भी पढ़ते हैं इसे, गवानाइन या गवानीन, साइटोसिन, ठीक है जी। तो ये एक्चुअल में न्यूक्लियोटाइड्स हैं, हमारे पास जीन्स हैं जिनके साथ हमने न्यूक्लियोटाइड्स का वर्ड ऐड कर दिया है क्योंकि ये डीएनए के स्ट्रक्चर के यूनिट्स हैं, ठीक है। तो ये एक्चुअल में आपके जीन्स के साथ भी ऐड हो जाएंगे। तो इस तरह ये स्टूडेंट्स ये आपके जीन्स हैं। इन जीन्स को जो आप कह लीजिए जहां पे इनकी लोकेशन है ये एक्चुअल में डीएनए के अंदर है। तो जो डीएनए का यूनिट है एक्चुअल में वही यूनिट जो है वो कंसीडर किया जाएगा जीन्स का। तो ये एक्चुअल में स्टूडेंट्स हमारे पास जे वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक मॉडल था जिसकी अभी हमने बात की। अब हम स्टूडेंट्स इसकी रीडिंग करेंगे पेज नंबर 25 जी। Each DNA molecule is made up of thousands of small units called nucleotides। ये बात हमने अभी समझी। There are 4 types of nucleotides in DNA। यानी DNA में 4 types हैं। कितनी types हैं? 4। These are कौन कौन सी हैं जी? एडेनाइन, ए से इसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं न्यूक्लियोटाइड, थायमाइन टी से रिप्रेजेंट करते हैं, साइटोसिन सी से रिप्रेजेंट करते हैं और गावानाइन, ठीक है, इसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं। साथ उनके क्या वर्ड आ गए जी? न्यूक्लियोटाइड। अकॉर्डिंग टू वाटसन एंड क्रिक मॉडल, डीएनए कंसिस्ट ऑफ 2 strands formed of nucleotides। यानी ये डीएनए किस पर डिपेंड करता है जी? 2 strands हैं, 2 strands हैं जो कि न्यूक्लियोटाइड्स के हैं। 2 कैसे स्ट्रैंड्स हैं? अगर आप इनको बनाएं, ये ऐसे डीएनए का स्ट्रैंड बनेगा जी। ये एक स्ट्रैंड है लाइक इस तरह, इसके साथ दूसरे की क्या की जाती है स्टूडेंट्स? एडिशन की जाती है, तो ये आ जाता है जी सेकंड स्ट्रैंड,
ठीक है। The two strands of DNA are linked with each other. ये एक दूसरे के साथ लिंकअप होते हैं by cross bands. क्रॉसिंग के साथ एक प्रॉपर मेथोडोलॉजी से, like a ladder, जैसे एक सीढ़ी होती है। लैडर किसको कहते हैं? सीढ़ी। जैसे स्टूडेंट्स आपने देखा होगा घरों में जो एक्सटर्नल यूज के लिए सीढ़ी रखी जाती है, एक तो घर के अंदर बनी हुई सीढ़ी होती है, वो नहीं जो बाहर एक्सटर्नल यूज के लिए होती है, जो अक्सर लगाई जाती है पेंट करने के लिए और दूसरे पर्पसेस को कंप्लीट करने के लिए। उसमें जो लैडर यूज होती है, अगर आप उसे देखें तो उसमें दो ऐसे लॉन्ग कॉलम्स होते हैं, ठीक है, और बीच में एक्स एक्सिस में उसके ऊपर आपको नजर आते हैं वो स्पेस होती है जहां पे पांव रखा जाता है। तो एक्चुअल में डीएनए के स्ट्रक्चर को उस लैडर के साथ क्या किया जा रहा है? तशबीह दी जा रही है, उसके साथ उसके एग्जाम्पल को जोड़ा जा रहा है ताकि आपको समझ आ जाए। और जब मैंने इसका स्ट्रक्चर डीएनए का यहां पर बनाया तो आपने देखा कि पहले मैंने फर्स्ट जो है वो डायग्राम कंप्लीट की, फिर दूसरा जो बैंड था वो ला के मैंने फर्स्ट के साथ क्या किया? लिंकअप किया। तो इस तरह स्टूडेंट्स ये हमारे पास मॉडल था, मॉडल ऑफ डीएनए। अब स्टूडेंट्स हम अगले टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, विच इज ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स। ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स, देखिए ये टॉपिक बहुत इजी है। अगर आपने पिछले लेक्चर्स लिए हुए हैं तो ये आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। अगर वो लेक्चर आपने स्टूडेंट्स अभी तक प्रॉपर नहीं लिए तो ये ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स का टॉपिक आपको समझ नहीं आएगा, और ये एक्सरसाइज का एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है। चलिए इसकी तरफ चलते हैं, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स की तरफ। इस टॉपिक को समझने से पहले दो बातें आपको पहले समझनी पड़ेंगी जो कि आपने अभी तक नहीं सीखी। उनको समझने के बाद ये टॉपिक आपको तकरीबन ऐसे ही लगेगा कि आपने याद किया हुआ है, क्योंकि इसमें बहुत सी बातें जो हैं वो रिपीट की गई हैं इस चैप्टर के स्टार्ट में से, और बहुत सी बातें ऐसी हैं जो साथ साथ मैंने आपको एडिशनल बताई थी। तो स्टूडेंट्स ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स के इस टॉपिक में जो आपने दो बातें पहले समझनी और सीखनी है वो ये है कि हमारे पास सेल में एक वर्ड जो हम यूज करते हैं, इट इज डिप्लॉयड सेल। क्या यूज करते हैं जी? डिप्लॉयड सेल। और दूसरा वर्ड यूज होता है जी हैप्लॉयड सेल। क्या यूज होता है स्टूडेंट्स? हैप्लॉयड सेल। एक डिप्लॉयड सेल और एक हैप्लॉयड सेल। डिप्लॉयड यानी डाई से वर्ड आया, डाई का मतलब होता है दो, यानी अगर कहीं पे हमने डिप्लॉयड सेल लिखना है तो हम वहां पे 2n इसकी पावर लिखते हैं ऐसे, और हैप्लॉयड सेल जहां लिखना होता है वहां पे हम 1n लिखते होते हैं। यानी इट मींस दैट डिप्लॉयड का मतलब अगर 2 है तो हैप्लॉयड का मतलब हाफ होगा यानी 1। अब ये डिप्लॉयड सेल और हैप्लॉयड सेल क्या है? देखिए इसको यूं समझिए कि अगर मैं ये कहता हूं कि मेल यानी ह्यूमन है और उसके 46 क्रोमोसोम्स हैं, जो कि हमें पता है कांस्टेंट क्रोमोसोम्स हैं, तो वो कहलाएंगे डिप्लॉयड सेल क्रोमोसोम्स 2n। लेकिन अगर उसमें हम ये कहते हैं कि मियोसिस होती है, तो मियोसिस के बारे में हमने स्टूडेंट्स क्या पढ़ा था? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो जाते हैं? रिड्यूस टू हाफ, यानी 46 का हाफ क्या हो जाएगा? 23 क्रोमोसोम्स। तो इट मींस दैट वो डिप्लॉयड से क्या हो जाएंगे? हैप्लॉयड हो जाएंगे। 2n से क्या हो जाएंगे? 1n। ठीक है जी, होपफुली स्टूडेंट्स ये बात आपको समझ आई होगी। अब चलते हैं ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स की तरफ। देखिए ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर जो टॉपिक है, इसकी वर्डिंग से हमें यह समझ आती है कि कुछ कैरेक्टर्स हैं जो क्या होने हैं? ट्रांसमिट होने हैं, आगे मूव करने हैं। तो ये बात हमने चैप्टर के स्टार्टिंग से स्टार्ट की, बल्कि स्टार्टिंग से तो नहीं, हाफ से जब हमने हेरिडिटी का टॉपिक पढ़ा, हमने वहां पे ये कहा कि जो पेरेंट होते हैं उनके जो कैरेक्टर्स होते हैं वो ऑफस्प्रिंग में क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं। फिर हम डिटेल में गए तो हमने कहा जी एक्चुअल में उनका डीएनए ट्रांसफर होता है, और जब फर्दर मोर हमने डिस्कस किया तो बात यहां तक गई कि जीन्स जो हैं वो क्या होते हैं? ट्रांसफर होते हैं इनहेरिटेंस में। ऐसा ही है,
आज हम ये देखेंगे ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स में कि एक ऑफस्प्रिंग कैसे आता है इस टॉपिक में और किस प्रोसेस से वो गुजर कर आता है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। सिंपली यहां पे लिखा गया जी एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। वो ऑर्गेनिज्म के पास गैमीट्स होते हैं। ऑर्गेनिज्म से मुराद जानदार हो सकता है। अब गैमीट्स क्या है ये आपको पहले समझाया गया था कि स्पर्म और एग जो होते हैं उनको गैमीट्स कहा जाता है, ठीक है, स्पर्म और एग। अब स्पर्म और एग जो गैमीट्स होते हैं उनमें एक्चुअल में क्या कर होती है, मियोसिस। मियोसिस क्या है जी, सिंपल, रिड्यूस टू हाफ। रिड्यूस टू हाफ का मतलब कि डीएनए मटेरियल इज आल्सो रिड्यूस टू हाफ टू द नेक्स्ट जनरेशन, कि अगली जो जनरेशन है उसमें डीएनए मटेरियल क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा मियोसिस की वजह से। ये एक सिंपल सी बात है, ठीक है। अब जब ये हाफ होगा तो हम ये कहेंगे कि यहां पे जो सेल बनेंगे एक्चुअल में वो कौन से सेल होंगे, वो हैप्लॉइड सेल होंगे, ठीक है जी। जबकि यहां पे जो गैमीट्स थे वो क्या थे, डिप्लॉइड सेल्स थे। तो डिप्लॉइड सेल्स में एक्चुअल में क्या हुई, मियोसिस, और उस मियोसिस की वजह से रिडक्शन हुई जिसकी वजह से वो क्या बन गए, हैप्लॉइड सेल, ठीक है। ये जर्नल मेथड था समझाने का। अब आते हैं आपके टॉपिक की तरफ। देखिए जो ऑर्गेनिज्म है एक्चुअल में वो दो होंगे, एक मेल ऑर्गेनिज्म और एक फीमेल, ठीक है। मेल ऑर्गेनिज्म के पास एक्चुअल में गैमीट में स्पर्म होते हैं और फीमेल के पास क्या होते हैं, एग, ठीक हो गया। स्पर्म और एग दोनों में क्या होगी, मियोसिस। क्या होगी, मियोसिस। इट मींस दैट कि स्पर्म जो थे वो यहां पे 2n थे डिप्लॉइड, एग भी यहां पे 2n थे डिप्लॉइड, ठीक हो गया। इस डिप्लॉइड स्पर्म में मियोसिस हुई, मियोसिस की वजह से ये डिप्लॉइड स्पर्म क्या बन गया, हैप्लॉइड। सेम एग 2n था डिप्लॉइड, मियोसिस हुई, वो भी क्या बन गया, हैप्लॉइड। अब ये भी 1n हो गया, 1n स्पर्म हाफ हो गए, स्पर्म मतलब क्रोमोसोम्स जो थे वो इनमें हाफ हो गए। सेम इसी तरह यहां पे ये भी 1n हो जाएंगे एग, ठीक हो गया। अब देखिए मेल और फीमेल में जब ये मियोसिस का प्रोसेस होता है तो ये इनके मेटिंग की वजह से होता है। मेटिंग मींस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो ये 1n और 1n ये मेट होंगे इनके स्पर्म और एग आपस में, तो दोबारा 1n और 1n मिलकर क्या बना देंगे, 2n, यानी डिप्लॉइड सेल्स। क्या बना देंगे, डिप्लॉइड सेल्स, दोबारा डिप्लॉइड सेल्स बन जाएंगे। अब सवाल यह है कि ये अगर दोबारा ही डिप्लॉइड सेल्स बनाने थे तो शुरू में भी तो वो डिप्लॉइड ही थे, लेकिन फर्क ये था स्टूडेंट्स कि जो मेल था वो डिप्लॉइड सेपरेट था, उसके अपने 100% कैरेक्टर्स थे। फीमेल जो थी वो भी डिप्लॉइड थी, उसके अपने 100% कैरेक्टर्स थे। लेकिन जब मेल ने अपने डिप्लॉइड से जो स्पर्म थे उनको हैप्लॉइड किया, इट मींस दैट 50% कैरेक्टर मेल के आ गए, और जो फीमेल थी उसने एग को डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बनाया तो 50% कैरेक्टर फीमेल के आ गए। तो ये 50% मेल और फीमेल के कैरेक्टर जब आपस में मिले तो अब जो 100% कैरेक्टर आएंगे वो डिप्लॉइड सेल में एक्चुअल में जो चीज बनेगी, इट इज कॉल्ड जाइगोट। अब इस जाइगोट के अंदर एक्चुअल में वो कैरेक्टर्स मेल और फीमेल दोनों पेरेंट के क्या हो जाएंगे, स्टोर हो जाएंगे। यानी उसमें आधे कैरेक्टर्स आप कह लीजिए एक हिसाब से मेल पेरेंट के होंगे और आधे कैरेक्टर्स जो हैं वो फीमेल पेरेंट के होंगे, ठीक हो गया। अब जाइगोट क्या होता है जी, ये स्पर्म और एग से मिलकर बनने वाला वो पहला सेल है, फर्स्ट सेल है, जिसकी वजह से क्या बनती है, लाइफ, जिंदगी, ठीक है। और फिर इस जाइगोट के ऊपर ये अब जाइगोट जर्म लाइन सेल है। आपने क्या याद रखना है, जाइगोट एक्चुअल में क्या होगा, जर्म लाइन सेल, जिसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि जर्म लाइन सेल पे मियोसिस होती है। अब जर्म लाइन सेल से जाइगोट बना जो कि पहला सेल था,
जो कि अब जिंदगी बन चुकी है। ये एक सेल जर्म लाइन सेल हो गया। अब क्या होगा स्टूडेंट्स के इस जायगोट के ऊपर पूरी बॉडी आनी है, जिसके लिए सोमैटिक सेल्स का होना जरूरी है। 199 टाइप्स ऑफ सेल जो किसकी वजह से बनेंगे, माइटोसिस की वजह से। तो इस जायगोट जो कि फर्स्ट सेल है, लाइफ है, इसके ऊपर क्या कर होगी, माइटोसिस। माइटोसिस की वजह से सोमैटिक सेल्स बनेंगे जो 199 टाइप्स हैं। माइटोसिस की वजह से 199 टाइप्स ऑफ सेल सोमैटिक सेल्स बनेंगे और फिर जाके पूरा जो है वो क्या आएगा जी, हमारे पास ऑफस्प्रिंग आएगा। ऑफस्प्रिंग मींस बेबी जो है वो एक्चुअल में आएगा। ठीक है, इस तरह ह्यूमन लाइफ जो है वो आती है। इसी तरह बाकी ऑर्गेनिजम्स भी पैदा होते हैं, बाकी जो एनिमल्स हैं वो भी पैदा होते हैं, लेकिन उनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डिफरेंट होते हैं। ठीक है, उनका टाइम जो है वो डिफरेंट होता है। जैसे अगर हम एक सिंपल एग्जांपल ले लें रैबिट की, तो मेल रैबिट के पास भी स्पर्म होंगे, फीमेल रैबिट के पास भी स्पर्म होंगे, यही प्रोसीजर चलेगा। ठीक है, लेकिन उनके सेल्स डिफरेंट हो सकते हैं। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि उनका जो बेबी की फॉर्मेशन है और बेबी का आना है, यानी एक ऑफस्प्रिंग बन के बेबी जो उनकी बॉडी से आ जाएगा फीमेल बॉडी से, उसका टाइम पीरियड होता है 30 to 32 डेज, यानी 30 से 32 दिन के दरमियान वो बेबी आ जाता है। जबकि अगर ह्यूमन की बात की जाए तो इसके एवरेज टाइम 9 मंथ्स होते हैं, कि 9 माह के बाद एक बेबी जो है एवरेज अपनी वालदा की जिस्म से, बॉडी से वो पैदा हो जाता है। ये टाइम कभी कभार कम भी हो जाता है, डिपेंड करता है, लेकिन एवरेज टाइम 9 मंथ्स होता है। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स का ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो हमने डिस्कस किया। अब हम इसकी रीडिंग देखेंगे। तो रीडिंग पे आ जाइए आप स्टूडेंट्स, पेज नंबर 25, सेम जैसा कि आपको बताया था, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स। When an organism forms gametes, जब एक ऑर्गेनिज्म गैमीट्स बनाता है by meiosis, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज रिड्यूस्ड टू हाफ इन द गैमीट्स। तो गैमीट्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। दैट इज हैप्लॉइड स्पर्म्स और एग्स आर प्रोड्यूस्ड, कि स्पर्म और एग दोनों हैप्लॉइड हो जाएंगे और प्रोड्यूस्ड हो जाएंगे। यहां तक स्टूडेंट्स पहले मैं आपको ये बता दूं कि एक्सरसाइज का एक शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन हैप्लॉइड सेल का, आप जाके देख सकते हैं एक्सरसाइज में, और यहां तक इसको आप मार्क कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ये पूरा पैराग्राफ लॉन्ग क्वेश्चन है, हम इसको आगे लेके चलते हैं। इट मीन्स द हेरिडिटरी मटीरियल, यानी जो डीएनए है, इज ऑल्सो रिड्यूस टू हाफ इन द गैमीट्स। अगर गैमीट्स हाफ हुए हैं, इट मीन्स दैट उसके अंदर का जो डीएनए मटेरियल है एक्चुअल में वो भी क्या होगा, हाफ होगा। कहते हैं जी कि व्हेन मेल एंड फीमेल ऑर्गेनिजम्स मेट, जब मेल और फीमेल ऑर्गेनिज्म आपस में मेट करेंगे, आप मेट को अंडरलाइन करके उसके ऊपर लिख सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी जब मेल और फीमेल दोनों ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे तो हैप्लॉइड स्पर्म सेल फ्रॉम मेल, तो मेल से हैप्लॉइड स्पर्म सेल आएगा सॉरी, एंड हैप्लॉइड एग सेल फ्रॉम फीमेल, और फीमेल से भी क्या आएगा, हैप्लॉइड एग सेल। फ्यूज विद ईच अदर, फ्यूज का मतलब मिलना, तो वो आपस में मिलेंगे। तो यही आपको बताया कि मेल से स्पर्म मियोसिस की वजह से हैप्लॉइड सेल आएगा, और फीमेल से जो एग सेल है मियोसिस की वजह से वो हैप्लॉइड आएगा। फिर ये दोनों आपस में क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे, मिलेंगे, और इस फ्यूजन की वजह से वो क्या कहते हैं जी कि with each other to form a diploid cell called zygote। इसकी फ्यूजन की वजह से हमारे पास एक सेल आएगा diploid cell which is called zygote। zygote in this way the complete hereditary material, complete hereditary material का मतलब मेल और फीमेल दोनों की तरफ से आने वाले कैरेक्टर्स
डीएनए इज रीस्टोर्ड इन दी ज़ायगोट। रीस्टोर्ड का मतलब जमा हो गया है, इकट्ठा हो गया है, बच गया है। कहां पर? ज़ायगोट में। दैट इज फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ द कैरेक्टर्स यानी जीन पेयर्स आर ट्रांसफर्ड इन ज़ायगोट। यानी जो फिजिकल और फंक्शनल यूनिट है, यानी उनका कहने का मकसद जीन्स जो पेयर की फॉर्म में होते हैं, वो एक्चुअल में मेल और फीमेल पेरेंट से ट्रांसमिट हो चुके हैं कैरेक्टर्स, और वो जाके ज़ायगोट में रुक गए हैं, इकट्ठे हो गए हैं, जमा हो गए हैं। द ज़ायगोट आफ्टर पासिंग थ्रू वेरियस चेंजेस का मतलब इसमें तब्दीलियां आएंगी। डेवलप्स स्पेसिफिक कैरेक्टर्स, खास कैरेक्टर्स पैदा होंगे, और फिर ये इन दी न्यू बेबी, एक नए बच्चे में, एक बेबी में तब्दील हो जाएगा। तो मैंने यहां पे यही बात थोड़ी सी साइंटिफिकली की कि लाइफ जो है जब आएगी ज़ायगोट से, तो जो चेंजेस आनी है एक्चुअल में वो माइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू आएंगी। माइटोसिस होगी, सोमैटिक सेल्स बनेंगे, उसकी बॉडी बनना शुरू होगी। बॉडी बनते बनते वो एक्चुअल में पूरे का पूरा मैच्योर जो है वो एक बेबी हमारे पास आ जाएगा। Thus, zygote is the first cell. Zygote कौन सा सेल है जी? First cell from which the life of an organism starts. It means that zygote वो पहला सेल होता है जहां से जिंदगी यानी लाइफ जो है वो स्टार्ट होती है। तो यहां पे यही बताया गया आपको कि ज़ायगोट वो पहला सेल है जहां पे लाइफ स्टार्ट होती है। अब स्टूडेंट्स आपने इस टॉपिक में जो इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है वो एक तो डिप्लॉयड और हैप्लॉयड सेल्स की है। दूसरी जो बात याद रखनी है जो एडिशनल मैंने की कि ज़ायगोट जो है वो एक्चुअल में जर्म लाइन सेल से बना है। किस सेल से बना है? जर्म लाइन सेल। जर्म लाइन सेल के बारे में आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि वो सेल्स जिनमें मियोसिस होती है। तो एक्चुअल में ये जो ज़ायगोट बना है, ये पूरा प्रोसेस ये एक्चुअल में किस पे डिपेंड कर रहा है जी? मियोसिस पे। इसलिए जर्म लाइन सेल जो है वो ज़ायगोट पे डिपेंड करेगा। ज़ायगोट जो है वो एक्चुअल में जर्म लाइन सेल से बना, ठीक है। और फिर जब यही ज़ायगोट आगे फर्दर जाएगा, माइटोसिस होगी, सोमैटिक सेल्स बनेंगे, ऑफस्प्रिंग आएगा। तो जो सोमैटिक सेल्स बनेंगे माइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू, एक्चुअल में वहां पे सोमैटिक सेल्स होंगे यानी माइटोसिस अकर होगी, ठीक है। ये स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट बात थी जो कि एडिशनल मैंने आपको बताई, एंड होपफुली आपने इसको राइट भी कर लिया होगा और इसको समझ भी लिया होगा। इस तरह स्टूडेंट्स आप देखिए कि कैसे पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिशन होती है कैरेक्टर्स की। किसकी ट्रांसमिशन होती है जी? कैरेक्टर्स की। ये स्टूडेंट्स आपका पेज नंबर 25 पे ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स का टॉपिक था। होपफुली ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक्सरसाइज में इसका लॉन्ग क्वेश्चन भी अवेलेबल है, आप जाके उसको मार्क कर सकते हैं, ठीक है। आपने इस पूरे पैराग्राफ को याद करना है। ये पूरा पैराग्राफ कंसीडर होगा, इसमें कटिंग नहीं है ठीक है जी। तो इस तरह स्टूडेंट्स आज हमने एक एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट किया। इसके साथ हमने डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, ठीक है। आपने स्टूडेंट्स इनमें से एमसीक्यूज बनाने हैं इस टॉपिक में से, और एमसीक्यूज इंटरनली इजीली इन दोनों टॉपिक्स में से बन जाएंगे जो कि इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इंटरनल एमसीक्यूज आपको आने वाले पेपर्स में जरूर आएंगे। तो अब आपने इन एमसीक्यूज को घर पे खुद कंप्लीट करना है, इस टॉपिक को अच्छी तरह याद कर लेना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज का हमारा वर्क फॉर डे 5 यहां तक कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम वर्क फॉर डे 6 के साथ आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।